वेलकम टू यू ऑल फ्रेंड्स इन माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये H2O मॉलिक्यूल का एटम्स हैं। H2O मॉलिक्यूल हैं जो कि दो एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा ऑक्सीजन एटम है। फ्रेंड्स, ये दोनों को मैंने इस यहाँ पे उदाहरण के तौर पे इसलिए लिया क्योंकि अगर बिना एटम का हम लोग मॉलिक्यूल कभी नहीं बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बिना एटम का मॉलिक्यूल कभी नहीं बन सकता है। उसी तरह से अगर हम लोग कभी भी हाउस बनाने की अगर बात करें, घर बनाने की बात करें, तो बिना ईंटों का कभी भी घर नहीं बन सकता है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ईंटें मिलेंगे तो दीवारें बनेंगे, काफ़ी सारे दीवार मिलेंगे तो कमरे बनेंगे, और काफ़ी सारे कमरे मिलेंगे तो एक घर बनेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों तो उदाहरण थे नॉन लिविंग थिंग्स के, बट लेकिन ऐसा ही कुछ हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में भी होते हैं। फ्रेंड्स, कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बने हों। हम लोग में तो एटम होते नहीं हैं और ना ही ब्रिक्स से हम लोग बने होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एक ऐसा चीज़ होता है जिसे हम लोग सेल कहते हैं, और ये काफ़ी सारे सेल मिल करके एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, बना पाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग इस ट्री में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और देखने में बेशक ये एक ट्री है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स हैं। फ्रेंड्स, तब जा कर के ये एक बड़ा सा पेड़ बन पाया है। फ्रेंड्स, ऐसा ही ये सिर्फ ट्री में नहीं फ्रेंड्स, बल्कि और भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे फंगी, अमीबा, बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट, सारे के सारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं फ्रेंड्स, सभी में सेल होते हैं। फ्रेंड्स, विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, वो सरवाइव नहीं कर सकते, वो बन ही नहीं सकते। जैसे बिना ईंटों का कभी घर नहीं बन सकता फ्रेंड्स, बिना एटम का कभी मॉलिक्यूल नहीं बन सकता फ्रेंड्स, उसी तरह से विदाउट सेल कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वो क्यों ना एक सेल का हो या मल्टी सेल का हो, लेकिन बिना सेल का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग सेल का एक छोटा सा यहाँ पे डिफिनेशन दिए हैं। फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा इकाई है फ्रेंड्स, उसे हम लोग सेल कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक बार ओवरव्यू देख लिया जाए। फ्रेंड्स, सेल चैप्टर को फ्रेंड्स हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट इज़ डिस्कवरी, उसका खोज किसने किया, किस तरह से किया, और क्या उन्होंने कोई थ्योरी भी दिया था, तो उन सभी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जबकि हम लोग सेकेंड पार्ट में एक इंट्रोडक्शन के रूप में सेल को जानेंगे कि सेल का साइज़ क्या होता है, क्या सभी सेल में सभी तरह के सेल का साइज़ एक ही होता है या सभी तरह के सेल का साइज़ अलग अलग होता है, क्या एक तरह का सभी सेल का साइज़ सेम होता है। इन सभी सवालों का जवाब हमें यहाँ मिल जाएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या सभी सेल जो हैं उनका शेप भी बिल्कुल समान होता है या अलग अलग होता है। इस तरह का सभी सवालों का जवाब हम लोग सेल इंट्रोडक्शन में जानेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जानेंगे फ्रेंड्स कि सेल का टाइप्स भी होता है क्या, अगर होता है तो 2 होता है फ्रेंड्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स। उसके बाद एक टर्म आता है फ्रेंड्स, डिवीज़न ऑफ लेबर, ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट में ही जानेंगे फ्रेंड्स। और थर्ड पार्ट में जानेंगे कि आखिर में सेल का क्या क्या पार्ट है, सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें क्या काम करती हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि सेल का जो पार्ट होता है वो सबसे आउटर पार्ट सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, और सेल मेम्ब्रेन के कारण ही कुछ फेनोमेना उसमें घटती है, जिसके बारे में हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक सेकेंड जो सब्सटेंस होते हैं, सेकेंड पार्ट जो होते हैं सेल का, वो होते हैं सेल वॉल।
लेकिन ये पार्ट जो है फ्रेंड्स ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म फ्रेंड्स हम लोग कंबाइंड रूप से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जब मिला देते हैं फ्रेंड्स, जब दोनों का संयुक्त रूप होता है, कंबाइंड फॉर्म होता है, उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं फ्रेंड्स। और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है फ्रेंड्स, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी फ्लूइड में कुछ ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर में कुछ ऑर्गन्स होते हैं फ्रेंड्स जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे हार्ट पंपिंग, ब्लड पंपिंग का काम करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों का स्टमक फूड स्टोर करने का काम करते हैं एंड डाइजेस्ट करने का काम करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारा लीवर। ये अलग अलग ऑर्गन्स फ्रेंड्स अलग अलग काम करते हैं। उसी तरह से इस सेल के अंदर में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को करते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल फ्रेंड्स, ब्रेन जिसे हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स, सेल का ब्रेन जो कंट्रोल करने का सारा काम इसी में है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं फ्रेंड्स, ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फिर सबसे लास्ट में फ्रेंड्स एनिमल एंड प्लांट सेल के बारे में डिफरेंसेस को देखेंगे फ्रेंड्स। और फंक्शनल यूनिट हम लोग क्यों कहते हैं सेल को, ये भी हम लोग सेल ऑर्गेनल्स वाले पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम ये चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, कि ताकि मैं इसी तरह का हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक लाऊंगा फ्रेंड्स। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सारा पेपर जो है फ्रेंड्स, सारा टॉपिक जो है फ्रेंड्स, वो मैं सभी का बारी बारी से वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा फ्रेंड्स। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे फर्स्ट में हम लोग जैसा कि बात किए फ्रेंड्स कि हम लोग डिस्कवरी के बारे में जानेंगे कि सेल का खोज किस तरह से हुआ था फ्रेंड्स। तो सेल का खोज जो हुआ था फ्रेंड्स वो 1665 में ही प्रारंभ हो गया था। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स, जिन्होंने पेड़ से उसका बार्क को कबाड़ा फ्रेंड्स, और बार्क के अंदर होते हैं फ्रेंड्स कॉर्क, जिसका एक स्लाइस को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखा फ्रेंड्स। उसे देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि इसमें हमें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है फ्रेंड्स। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है मधुमक्खी का छत्ता देखने में जैसे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो लगता है छोटा छोटा रूम बना हुआ है, और उस रूम के जैसा ही इस माइक्रोस्कोप में उन्हें कॉर्क दिख रहा था फ्रेंड्स। और उस लिटिल कंपार्टमेंट को, लिटिल रूम को लैटिन भाषा में सेल कहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए तब से आज तक हम लोग इसे सेल के नाम से ही जानते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स 1838 में स्क्लेडेन साहब एंड 1839 में स्वान साहब के द्वारा सेल थ्योरी दिया गया फ्रेंड्स। बतलाया गया कि सेल सिर्फ एक लिटिल कंपार्टमेंट नहीं है, बल्कि ये लिविंग का, लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है फ्रेंड्स। स्ट्रक्चरल मतलब ये एक स्ट्रक्चर देने का भी काम करता है फ्रेंड्स। अगर हम लोगों का ट्री है, ट्री हम लोगों के पास जो देखते हैं फ्रेंड्स, उसका जो स्ट्रक्चर है तो वो क्यों है, वो स्ट्रक्चर उनके सेल के कारण होते हैं फ्रेंड्स। वैसा स्ट्रक्चर उनका सेल के कारण होते हैं। और जितने भी फंक्शंस उनके होते हैं फ्रेंड्स, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं फ्रेंड्स, तो उस एक्टिविटीज़ को कैसे कर पाते हैं, उस कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को करने में इन्हीं सेल फंक्शन करते हैं फ्रेंड्स। तब वो सारे सरवाइव कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, रेस्पायर कर पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी करने में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो पाते हैं फ्रेंड्स। तो यही जो फंक्शनल यूनिट होते हैं फ्रेंड्स, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल होते हैं जो काम करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स 1855 में बिशोई साहब ने इन्हें और भी एक्सपेंड करने का काम किया फ्रेंड्स। सेल थ्योरी को
और भी एक्सपेंड करने का काम किया, उस पर रिसर्च किए, उसे और भी गहराई से जब जाने, तो फिर उन्होंने कहा कि सेल एराइजेस फ्रॉम, जितने भी सेल हैं सभी के सभी सेल एक पुराने सेल से ही बने हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सेल का कभी भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। सेल, बिना सेल का कोई ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बने हों या कोई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एक पुराने सेल से ही हो सकता है फ्रेंड्स, सेल डिवीज़न के माध्यम से ही हो सकता है। बिना सेल का कोई भी नया सेल नहीं बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जान पाएँ कि सेल का खोज किस तरह से हुआ। 1665 में रॉबर्ट साहब के द्वारा कॉर्क पे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया, तो उनमें उन्हें छोटा कंपार्टमेंट नज़र आया जिसे उन्होंने सेल कह दिया। बाद में श्वेडन साहब और स्वयं साहब के द्वारा सेल थ्योरी दिया गया, जिसमें इन्होंने बतलाया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल ही है, कोई और चीज़ नहीं है। और इसी चीज़ को और एक्सपेंड करते हुए 1855 में बिशोई साहब ने ये बतलाया कि सेल ऐसे ही कहीं नहीं बनता है, वो जब भी बनेगा तो एक पुराने वाले सेल से ही बनेगा फ्रेंड्स। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि शेप एंड साइज ऑफ द सेल। फ्रेंड्स सेल इंट्रोडक्शन के में हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइज़, क्या सभी सेल का साइज़ सेम होता है या अलग अलग होता है। अलग अलग होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये एक एक्टिविटी के द्वारा आप अपने घरों पर भी देख सकते हैं, बट इसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आपके घर में माइक्रोस्कोप होना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स हम बताना चाह रहे हैं कि ओनियन बल्ब है, ओनियन बल्ब जो है फ्रेंड्स ये आप बड़ा भी तोड़ लें और एक छोटा भी तोड़ लें, दोनों को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर रखते हैं फ्रेंड्स तो आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि उसमें सेल का साइज़ जो है वो गोल गोल हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा फ्रेंड्स, और उसके बीच में एक डार्क स्पॉट टाइप का दिखेगा फ्रेंड्स, वही डार्क स्पॉट न्यूक्लियस कहलाता है फ्रेंड्स। और जो बड़ा छोटा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वही सेल है, और वो सेल जो है फ्रेंड्स वो आपको बेशक बड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड्स अगर राउंड है तो सारा का सारा सेल, अगर ओनियन बल्ब का एक सेल राउंड है तो सारा का सारा सेल राउंड ही होगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि कोई सेल लंबा रहेगा, कोई सेल गोल रहेगा, कोई स्क्वायर में होगा, कोई रेक्टेंगल में होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। जब भी होगा डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, बट उसका स्ट्रक्चर जो होगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी सेम रहेगा फ्रेंड्स। और ऐसा ही हर एक ऑर्गेनिज्म के साथ भी होता है फ्रेंड्स कि उसका जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका जो साइज़ होते हैं वो थोड़ा में ना बड़ा छोटा हो सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा का अंतर भी नहीं होते। अगर हम लोग मसल सेल को लें फ्रेंड्स तो मसल सेल जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सभी सेल देखने में बिल्कुल एक ही जैसे हैं, साइज़ में हल्का सा बड़ा छोटा हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स शेप, क्या हर एक सेल का शेप सेम होता है या अलग अलग होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं फ्रेंड्स, हम लोग ह्यूमन हैं, और ये यहाँ पे एक सेल, दो सेल और ये तीन सेल ह्यूमन बीइंग का ही लिया गया है फ्रेंड्स। ये तीनों के तीनों सेल हम ही लोगों के अंदर से का एक डायग्राम है फ्रेंड्स। ये न्यूरॉन्स हैं जो हम लोगों का नर्व सेल होता है फ्रेंड्स। इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप इस तरह का होता है फ्रेंड्स। ये टाइपिकल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल देखने में डिफरेंट लगते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग अगर आरबीसी का बात करें का बात करें रेड ब्लड सेल का, तो ये सर्कुलर शेप का होता है फ्रेंड्स। जबकि वहीं हम लोग अपने अगर मसल्स का बात करें फ्रेंड्स तो मसल्स हम लोगों का स्पिंडल इन शेप होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड्स, अमीबा। इसका शेप तो टाइपिकल होता है फ्रेंड्स, इसका शेप तो चेंजिंग इन नेचर होता है फ्रेंड्स। ये तो फूड जब इनगल्फ करने लगते हैं फ्रेंड्स तो ये अपना शेप को चेंज करके सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं फ्रेंड्स, और फूड वैक्यूल क्रिएट करने के बाद ये अपना भोजन को अंदर करते हैं। कहने का मतलब है ये अपने भोजन करने समय अपने शेप को बिल्कुल भी चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जब ये अपना डाइजेस्टेड वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम करते हैं तब भी इनका शेप बिल्कुल चेंज होता है फ्रेंड्स।
तो इन सभी बातों को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि नो फिक्स्ड शेप एंड साइज ऑफ द सेल, किसी भी सेल का जो शेप एंड साइज जो है वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस पे वो डिपेंड करते हैं कि वो कितने बड़े हो सकते हैं या कैसा उनका शेप होगा फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सर फ्रेंड्स कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का है। ये इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फॉरवर्ड करने का काम करते हैं फ्रेंड्स। अगर इनका स्ट्रक्चर ऐसा न हो तो ये अपना फंक्शन करने में इनकैपेबल हो जाएंगे, ये अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। इससे अगर और आगे हम लोग बढ़े फ्रेंड्स तो हम लोग देख पाएंगे कि सेल का क्लासिफिकेशन हम लोग कितने भागों में कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सेल का क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स अलग अलग बेसिसों पर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने बेसिस के तौर पे लिया फ्रेंड्स नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट हैं तब वो सरवाइव कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके आधार पे हम लोग सेल को दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट इज़ यूनिसेलुलर एंड सेकेंड पार्ट इज़ मल्टीसेलुलर। फ्रेंड्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यूनि मीन्स सिंगल, यूनि मीन्स सिंगल एंड मल्टी मीन्स मोर देन वन, मल्टी मीन्स मोर देन वन फ्रेंड। दिस टाइप ऑफ सेल आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रेंड्स, जबकि यहाँ पे एक सेल से काफ़ी ज़्यादा सेलों से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रेंड्स। इन दोनों में जब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स तो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में भी काफ़ी सारी चेंजिंग हम लोगों को नज़र आएंगे फ्रेंड्स। जैसे ये सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं इसलिए इनका लाइफ स्पेन भी बहुत ही शॉर्ट होगा फ्रेंड्स। बैक्टीरिया तो 12 से 15 घंटे में डेथ भी कर जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि आप जानते होंगे कि हम ह्यूमन बीइंग या कोई ट्री है फ्रेंड्स जैसे बनियान ट्री, तो वो सभी का लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता है फ्रेंड्स। वो सब का जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ही लंबे होते हैं क्योंकि वो मल्टी सेलुलर होते हैं फ्रेंड्स। अगर इनकी फंक्शन की बात की जाए तो सिंगल सेल फॉर ऑल फंक्शंस, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होते हैं जो सभी फंक्शंस को कर पाते हैं। इनमें अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स की आवश्यकता नहीं होता है फ्रेंड्स, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर भी नहीं होते हैं फ्रेंड्स। डिवीज़न ऑफ लेबर भी नहीं होते हैं फ्रेंड्स। डिवीज़न ऑफ लेबर होते क्या है फ्रेंड्स, तो अलग अलग काम को करने के लिए अगर अलग अलग ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हो फ्रेंड्स तो हम लोग कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर हो रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे हम लोग ह्यूमंस में क्या होते हैं फ्रेंड्स कि ह्यूमंस में हार्ट जो है वो हार्ट ब्लड पंप करने का काम करते हैं फ्रेंड्स। मसल जो है फ्रेंड्स वो मूवमेंट करने का काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो करके वो मूवमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, और हार्ट ब्लड पंप करने का काम करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो है फ्रेंड्स वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं फ्रेंड्स। उसमें सिर्फ सिंगल सेल ही सभी जितना भी फंक्शन है सभी फंक्शंस को करते हैं फ्रेंड्स। उसमें कोई ऐसा नहीं होते हैं फ्रेंड्स कि स्टमक है तो वो फूड स्टोर करने का काम करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। उसमें सिंगल सेल ही होते हैं, और चूँकि सिंगल सेल में ही उन्हें सरवाइव करना होता है इसलिए उनका जो अपना सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वही सारे फंक्शंस को करते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस में ऐसा नहीं होते हैं फ्रेंड्स। लीवर अपना काम करते हैं, किडनी अपना काम करते हैं, स्टमक अपना काम करते हैं, और हार्ट अपना काम करते हैं, लंग्स अपना काम करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोगों में डिवीज़न ऑफ लेबर होते हैं, सभी का काम बटा बटा हुआ होता है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हम लोगों में स्पेसिफिक सेल होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, लेकिन इसमें सिंगल सेल ही सभी फंक्शंस को करते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें फ्रेंड्स यूनिसेलुलर का, तो अमीबा एंड बैक्टीरिया आर टू मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें फ्रेंड्स तो फंगी, प्लांट एंड एनिमल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं फ्रेंड्स जो मोर देन वन सेल से बने हुए हैं, और ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं फ्रेंड्स जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल, एक ही सेल से बने हुए होते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग को एक बार फ्लो चार्ट को देख लेना चाहिए फ्रेंड्स, कि हम लोगों ने डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया कि किस तरह से सेल का डिस्कवरी होता है, सेल थ्योरी में क्या क्या बातें कही गई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल एंड ऑल सेल्स आर मेड अप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस तरह की बातें हम लोगों ने डिस्कवरी में देख चुका है फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन में शेप, साइज और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड डिवीज़न ऑफ लेवर के बारे में जान चुके हैं फ्रेंड्स। अब बारी रही पार्ट्स के बारे में फ्रेंड्स। तो पार्ट्स में भी हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे फ्रेंड्स वो सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे फ्रेंड्स। सेल मेम्ब्रेन के कई नाम है फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स इतने सारे नाम सभी के सभी सेल मेम्ब्रेन को कहे जाते हैं फ्रेंड्स। इन नामों में कोई भी नाम रहे तो आप समझ लें फ्रेंड्स कि वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की जा रही है फ्रेंड्स ये सेल मेम्ब्रेन होते क्या हैं, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दिस सेल होते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम लोगों का शरीर में अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो स्किन है, तो वो क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी है फ्रेंड्स। उसी तरह से सेल का भी एक आउटर मोस्ट कवर होता है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये बना हुआ किस चीज़ के होते हैं फ्रेंड्स, लिपिड, फैट्स एंड प्रोटीन के बने होते हैं फ्रेंड्स। इनका फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, तो इनका फंक्शन होता है अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सेल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर कौन सा मटेरियल जाएंगे, कौन सा मटेरियल बाहर आएंगे, ये सारे चीज़ों को परमिट करने का काम जो होते हैं फ्रेंड्स वो सेल मेम्ब्रेन करते हैं। और यही कारण है फ्रेंड्स कि वो सेलेक्ट कर के मटेरियल को बाहर या अंदर करते हैं, इसलिए उन्हें सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं फ्रेंड्स। और ये हर एक किसी को जाने नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें सेमी परमेबल कहते हैं फ्रेंड्स। मतलब कुछ चीज़ों को बाहर ही रोक देते हैं जो हमारे सेल के लिए हार्मफुल चीज़ हो, तो उन्हें ये एंट्री नहीं करने देते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहे जाते हैं फ्रेंड्स। इनका एक नेचर होता है फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि अमीबा जो हैं वो अपने फूड को स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। वो अपने फूड को इंगल्फ करने के लिए अपने बॉडी को स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, बदल देते हैं और एक स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद फिर वो फूड वैक्यूल बना करके उन्हें ट्रैप करके इनगल्फ कर जाते हैं फ्रेंड्स। तो यही कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये जैसे चाहे ये चेंज हो जा सकते हैं, जैसा कि अमीबा में मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं फ्रेंड्स। ये सभी के सभी सेल नहीं कर पाते हैं बट कुछ सेल कर पाते हैं फ्रेंड्स। और ये फ्लेक्सिबल नेचर को शो करने के बाद फ्रेंड्स ये क्या करते हैं कि सेल को ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स एंड मिनरल्स के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये फूड्स और मिनरल्स को इन और आउट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इतने बड़े फूड्स को भी इन आउट नहीं कर सकते हैं, बट वो अपने कंपैरेटिवली जितना तक उनका क्षमता हो उतने बड़े फूड्स पार्टिकल्स को वो इंगल्फ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यही इन्हीं का फ्लेक्सिबल नेचर दो चीज़ों को शो करता है फ्रेंड्स। जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया, एक एंट्री और एक एग्जिस्ट। एंट्री को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं और एग्जिस्ट को हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं फ्रेंड्स। एंट्री मीन्स इंडोसाइटोसिस, किसी भी चीज़ को अंदर की ओर ले लेना ही इंडोसाइटोसिस कहलाता है फ्रेंड। और एक्सोसाइटोसिस मतलब कोई भी चीज़ को सेल के बाहर करना ही एक्सोसाइटोसिस कहलाता है फ्रेंड्स। इंडो मीन्स इनटेक एंड एक्सो मीन्स आउटवर्ड, कोई भी चीज़ को सेल से बाहर कर देना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है फ्रेंड्स, और किसी भी चीज़ को सेल के अंदर ले लेना इंडोसाइटोसिस कहलाता है फ्रेंड्स। इंडोसाइटोसिस में फंक्शन क्या होते हैं फ्रेंड्स, टू इंगल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसा कि अभी हम बता रहे थे फ्रेंड्स कि सेल के बाहर से किसी चीज़ों को अगर अंदर ले लिया जाता है तो उसे हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं फ्रेंड्स। एंड टू एक्सक्रीट फ्रॉम द सेल, अगर सेल से किसी चीज़ों को बाहर कर दिया जा रहा है तो उसे हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं फ्रेंड्स। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें फ्रेंड्स तो अमीबा टेक देयर फूड्स, अमीबा जो है फ्रेंड्स वो अपने फूड लेते हैं तो वो इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के तहत लेते हैं फ्रेंड्स।
और ठीक उसी तरह से वो अपने डाइजेस्टिव वेस्ट को भी बाहर करते हैं फ्रेंड्स। जैसे वो अपना सेल मेम्ब्रेन को सेडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद फ्रेंड्स फूड को इंगल्फ करते हैं, उसी तरह से वेस्ट वैक्यूल बना करके वो अपने डाइजेस्टिव वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम भी करते हैं फ्रेंड्स। इससे अगर हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो डिफ्यूज़न एक टर्म के बारे में हम लोगों को जानना है, जो कि हम लोग पहले भी जानते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तो उसमें डिफ्यूज़न ज़रूर पढ़े होंगे। ये होता क्या है फ्रेंड्स, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रेंड्स, और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये फ्लो कर जाता है फ्रेंड्स। और ये इसका बेस्ट एग्जांपल जो है फ्रेंड्स, एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। जैसे हम लोगों के बॉडी में है फ्रेंड्स कि गैस का एक्सचेंज किया जाता है। CO2 गैस हमारे ऑर्गन सेल से बाहर होते हैं और O2 अंदर होते हैं फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों के शरीर में बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स डिफ्यूज़न का। और अगर ये पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर ये मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल में हो, अगर ये मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल के रूप में हो, तो इसे हम लोग फ्रेंड्स ऑस्मोसिस कहते हैं फ्रेंड्स। डिफ्यूज़न ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल इस पार से उस पार हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे फ्रेंड्स। और ऑस्मोसिस 3 तरह के सॉल्यूशन में होते हैं फ्रेंड्स। ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक फ्रेंड्स। हाइपोटोनिक मीन्स, हाइपो का मीन्स होता है फ्रेंड लेस, एंड हाइपर मीन्स होता है फ्रेंड हाई। तो हाई कहाँ और लेस कहाँ? लेस सेल के अंदर के बारे में ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स, कि सेल के अंदर में लेस वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सेल के अंदर अगर लेस वाटर मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स, मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हाई वाटर मॉलिक्यूल है। अगर बाहर ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेगा वाटर का फ्रेंड्स, तो ये बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा फ्रेंड्स। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा फ्रेंड्स। और जब बाहर से अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करेगा फ्रेंड्स, तो वो जो मॉलिक्यूल होंगे, जो सेल होंगे, वो स्वेल कर जाएंगे, वो फूल जाएंगे फ्रेंड्स। जैसा आप लोग देखते होंगे अपने घरों में, आप लोग अपने घरों में फ्रेंड्स प्लांट्स लगा कर रखते होंगे फ्रेंड्स, और प्लांट्स में देखते होंगे कि उनके जो हेयर रूट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो वो क्या होते हैं फ्रेंड्स कि रूट हेयर के आउटसाइड जो होते हैं फ्रेंड्स, वो वाटर का हाई मॉलिक्यूल होते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल जो है फ्रेंड्स वो सॉइल में ट्रैप किए हुए होते हैं। और रूट हेयर के अंदर में वाटर मॉलिक्यूल कम जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो सभी पार्ट्स प्लांट्स के सारे पार्ट्स में जा चुके होते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस करते हैं, वहाँ पे ऑस्मोसिस होते हैं फ्रेंड्स। और इसी प्रोसेस से प्लांट भी अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करते हैं फ्रेंड्स। वो अपने प्लांट रूट जो होते हैं फ्रेंड्स, वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को फ्रेंड्स हम लोग इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं फ्रेंड्स। इस प्रोसेस को हम लोग इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं फ्रेंड्स। और एक दूसरा सॉल्यूशन होते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स होता है हाई फ्रेंड, और हाई कहाँ? तो ये सेल के अंदर वाटर लेवल का हाई हो जाना होता है फ्रेंड्स। सेल के अंदर अगर वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा फ्रेंड्स, तो और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन लेस हो जाएगा, लो हो जाएगा। तब क्या होगा फ्रेंड्स कि ये वाटर का फ्लो जो है फ्रेंड्स वो अंदर से बाहर की तरफ होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। और अंदर से अगर बाहर की तरफ पानी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स, तो फिर ये जो है ये जो सेल होगा फ्रेंड्स ये श्रिंक कर जाएगा, ये सूखना शुरू कर देगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग अगर हम लोग NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन में कॉमन सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन में डिसेल्ड एग को अगर हम लोग डालेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग थोड़ी देर के बाद अगर देखेंगे 10 मिनट के बाद फ्रेंड्स,
तो वो जो डिसेल्ड एग के अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स वो बाहर के तरफ चला आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर जो कंसंट्रेशन था वाटर का फ्रेंड्स वो अंदर के कंपैरिजन में कम था, और ये अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड्स वो बाहर की तरफ चला आता है फ्रेंड्स। और इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि अगर अंदर हाई कंसंट्रेशन है बाहर लो कंसंट्रेशन है तो सिर्फ अंदर से बाहर की ओर आएगा, बल्कि थोड़ा मिना मात्रा में बाहर से भी अंदर की ओर वाटर जाता है फ्रेंड्स। लेकिन फाइनल रिजल्टेंट जो होता है फ्रेंड्स अंदर से बाहर ज़्यादा आता है और बाहर से अंदर कम जाता है फ्रेंड्स। इधर से इधर कम मूवमेंट होता है, इधर से इधर ज़्यादा मूवमेंट होता है। नतीजन हम लोगों को बाहर अंदर से बाहर वाला मूवमेंट ज़्यादा पता चलता है फ्रेंड्स। वैसा ही यहाँ पे भी होता है फ्रेंड्स हाइपोटोनिक में भी, कि बाहर से अंदर की ओर जो जाता है ये परसेंटेज ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा मॉलिक्यूल अंदर की ओर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर से भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल बाहर आते हैं, लेकिन वो केवल कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए फाइनल रिजल्टेंट में हमें लगता है कि बाहर से अंदर जा रहे हैं पानी। जैसे कि हम लोगों के जो हेयर रूट में बताएं, ये प्लांट रूट में बताएं, हम लोग प्लांट का हेयर रूट में जो बताएं कि पानी सॉइल से एब्जॉर्ब करके रूट अपने जाइलम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे सप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये सिर्फ बाहर से ही अंदर होते हैं फ्रेंड्स, बल्कि अंदर से भी थोड़ा मैना वाटर मॉलिक्यूल बाहर होते हैं। और एक सॉल्यूशन होते हैं फ्रेंड्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि सेल के अंदर एवं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों जगह वाटर का परसेंटेज इक्वल होता है फ्रेंड्स, दोनों जगह वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। टोनिक का मतलब होता है फ्रेंड्स कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है फ्रेंड्स, तो सेम है। मतलब यहाँ से भी पानी बाहर आएगा फ्रेंड्स और बाहर से भी पानी अंदर जाएगा फ्रेंड्स। रिजल्टेंट दोनों सेम रहेगा फ्रेंड्स, ना ही वो श्रिंक करेगा और ना ही स्वेल करेगा। स्वेल का मतलब होता है फूल जाना फ्रेंड्स। जैसे हम लोग चने को फुलाते हैं फ्रेंड्स, उन्हें पानी में छोड़ देते हैं रात भर, तो हम लोग देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल चने के अंदर चले जाते हैं और सुबह में हम लोगों को चने फूले फूले हुए नज़र आते हैं फ्रेंड्स, वो स्वेल कर जाते हैं। उस समय इंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। अगर कॉमन एग्जांपल हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का देखना चाहें फ्रेंड्स, तो डिसेल्ड एग मतलब अंडे को छील करके और थोड़ा अच्छे से छीलेंगे फ्रेंड्स कि उसके ऊपर वाला मेम्ब्रेन ना टूटे, अगर वो फूट गया तब तो फिर गया फ्रेंड्स। अगर वो डिसेल्ड एग को हम लोग NaCl और वाटर का सॉल्यूशन में डालते हैं फ्रेंड्स, तो वो अंडा जो है फ्रेंड्स वो श्रिंक कर जाता है। और सेम यही प्रोसेस होता है फ्रेंड्स ट्रांसपिरेशन में, लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है फ्रेंड्स वो ट्रांसपिरेशन के टाइम में वाटर वेपर बन करके उड़ जाता है फ्रेंड्स। उस समय क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है फ्रेंड्स, जबकि स्टोमाटा के अंदर में वाटर होते हैं फ्रेंड्स। तो ये अंदर से वाटर बाहर की तरफ फ्लो कर जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह का अगर फेनोमेना कहीं भी घटता है फ्रेंड्स तो उसे हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं फ्रेंड्स। सेल मेम्ब्रेन के बाद फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल फ्रेंड्स। सबसे पहले इसके बारे में जानने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि सेल वॉल जो होते हैं फ्रेंड्स वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि हम लोगों का सेल जो है उसमें सेल वॉल नहीं ही पाए जाते हैं। सेल वॉल होते कहाँ हैं फ्रेंड्स, तो इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि सेल प्लाज्मा को ही तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग कह रहे थे, और यहाँ देखिए सेल वॉल यहाँ पे है फ्रेंड्स। तो सेल प्लाज्मा कहाँ है और सेल वॉल देखिए उसके बाहर साइड में होते हैं फ्रेंड्स। ये होते क्या चीज़ के हैं सर, तो ये वाला जो होते हैं फ्रेंड्स ये सेलुलोज से बने हुए होते हैं। ये किस चीज़ के बने होते हैं, सेलुलोज को बने हुए होते हैं। सेलुलोज होते क्या है, तो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं फ्रेंड्स, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं।
ये काफ़ी जटिल सब्सटेंस होते हैं जो करते क्या हैं, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं फ्रेंड्स। जैसे देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों के शरीर में अगर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने की बात की जाए तो हम लोग एनिमल्स में बोन जो होते हैं फ्रेंड्स वो स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, लेकिन ट्रीज़ वगैरह में तो बोन पार्ट होते ही नहीं हैं, तो उनका सेल तो बिल्कुल भी डल हो जाएंगे ना, तो उन्हें स्ट्रेंथ देने के लिए ये सेल वॉल होते हैं फ्रेंड्स, और ये काफ़ी रिजिड होते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक फेनोमेना होते हैं फ्रेंड्स, एक प्रोसेस होते हैं, एक फेनोमेना घटते हैं, ये कहलाते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस होते क्या है फ्रेंड्स? प्लाज्मोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ओस्मोसिस होते हैं। ओस्मोसिस में अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड्स कि ओस्मोसिस में होते क्या है फ्रेंड्स, तो फिर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है फ्रेंड्स। मतलब वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होते हैं फ्रेंड्स, और वो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये फेनोमेना तब अकर हो पाते हैं, ये फेनोमेना तब घटते हैं जब प्लांट सेल के अंदर में वाटर का पार्टिकल बढ़ जाते हैं, वाटर का कंसंट्रेशन फ्रेंड्स बढ़ जाता है, और नतीजन क्या होता है फ्रेंड्स, बाहर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो है फ्रेंड्स वाटर का पार्टिकल्स कम होते हैं। तो होते क्या है फ्रेंड्स कि ये जो अंदर का जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड, वाटर पार्टिकल्स, ये बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। नतीजन क्या होते हैं फ्रेंड्स कि ये जो प्लांट सेल हैं फ्रेंड्स ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, और श्रिंक होते होते काफ़ी छोटे हो जाते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि इस पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। और इसका फलस्वरूप क्या होता है, इसका रिजल्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि सेल बॉल यहाँ रह जाते हैं और सेल यहाँ आ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन यहाँ आ जाते हैं, और इसके बीच में ये पूरा गैप हो जाते हैं फ्रेंड्स। और इसी के कारण इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं फ्रेंड्स। इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं फ्रेंड्स। और ये तब होता है फ्रेंड्स जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनता है, हाइपोटोनिक कंडीशन बनता है, सेल के अंदर पानी का मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, तब ये वाटर को बाहर की तरफ करना शुरू कर देंगे। नतीजन सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक करता हुआ चला जाएगा, और ये सेल वॉल से दूरी बना लेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से दूरी बना लेगा, बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक कंडीशन एक दिया गया है फ्रेंड्स, इन हाइपोटोनिक सिचुएशन में भी सेल वॉल पेड़ को बचाने का काम करते हैं फ्रेंड्स। हाइपोटोनिक का मतलब होता है फ्रेंड्स, हाइपो मीन्स होता है लेस, टोनिक मीन्स होता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, इन सेल के अंदर तरफ जो है वाटर का मॉलिक्यूल का कमी है, मीन्स बाहर तरफ ज़्यादा है। अब बाहर तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देखे हैं फ्रेंड्स कि बाहर तरफ अगर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है फ्रेंड्स और अंदर में कम है, तो ये बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा फ्रेंड्स। और जब मूवमेंट होगा फ्रेंड्स वाटर का, तो ये जो सेल होंगे फ्रेंड्स ये स्वेल करना शुरू कर देंगे, स्वेल करना शुरू कर देंगे। स्वेल करने के बाद क्या होंगे फ्रेंड्स कि ये ब्रस्ट करने के कंडीशन में आ, सेल जो है फ्रेंड्स वो ब्रस्ट करने के कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन प्लांट सेल में को ब्रस्ट होने से बचाते हैं यही सेल वॉल फ्रेंड्स। सेल वॉल जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं सेल को ब्रस्ट होने से, सेल को फटने से बिल्कुल ये बचा लेते हैं फ्रेंड्स, और पेड़ सरवाइव करता है, प्लांट सरवाइव करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो हम लोग अभी तक कहाँ तक पहुँच फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कवरी, सेल इंट्रोडक्शन एंड पार्ट में सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इन सभी हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, इंडोसाइटोसिस को पढ़ते हुए फ्रेंड्स हम लोग सेल वॉल तक पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे फ्रेंड्स कहाँ, न्यूक्लियस के पास। अब हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं।
न्यूक्लियस जो होते हैं फ्रेंड्स वो सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस सेल होते हैं फ्रेंड्स। सेल के हमेशा बीचों बीच में ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजीज हैं फ्रेंड्स, जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड्स एंड न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल ड्यूरिंग द सेल मेम्ब्रेन डिवीजन। सेल डिवीज़न फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे सेल मेम्ब्रेन होते हैं फ्रेंड्स उसी तरह से न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होते हैं फ्रेंड्स। इस चीज़ को अगर हम लोग समझना चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपका रहा न्यूक्लियस फ्रेंड्स, देखिए ये यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स। ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है फ्रेंड्स यही आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, जो लेयर होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन मीन्स कवरिंग होते हैं फ्रेंड्स। अगर सेल मेम्ब्रेन है मीन्स सेल का कवर, अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस का कवर। फ्रेंड्स ये न्यूक्लियस का जो कवरिंग होता है फ्रेंड्स ये डबल लेयर्ड होते हैं, ये डबल लेयर्ड होते हैं फ्रेंड्स। इट है और इसमें कुछ कुछ छेद होते हैं जो कि मटेरियल का ट्रांसफ़र को भी कंट्रोल करने का काम, जो मटेरियल को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं फ्रेंड्स। कौन सा मटेरियल साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होंगे फ्रेंड्स, या कौन सा मटेरियल साइटोप्लाज्म से हम लोगों के न्यूक्लियस के अंदर आएंगे फ्रेंड्स, तो इन सभी चीज़ों को भी कंट्रोल करने, इसी प्रोसेस से ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं फ्रेंड्स। न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म मीन्स होता है फ्रेंड फ्लूइड, जैसे साइटोप्लाज्म मीन्स होता है साइटो का प्लाज्म मतलब सेल का प्लाज्म, सेल का लिक्विड फ्रेंड्स। और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब होता है फ्रेंड्स न्यूक्लियस का प्लाज्म मतलब फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो अनडिफाइंड न्यूक्लियस रीजन। न्यूक्लियस का जो क्षेत्र होता है फ्रेंड्स वो अनडिफाइंड हो, जब वो अनडिफाइंड हो, और ऐसा जब होता है फ्रेंड्स जब अंडर मैच्योरिटी कोई सेल बनते हैं फ्रेंड्स। जब कोई भी बच्चा अगर समय से पहले बर्थ हो जाए फ्रेंड्स तो उनका जो स्किन होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे शायद। तो फिर उसी तरह से न्यूक्लियस में भी होते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई सेल अंडर कंस्ट्रक्शन ही वो अगर डेवलप कर जाए, वो काफ़ी अच्छी तरीके से विकसित नहीं कर पाता है, तो उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं फ्रेंड्स वो डबल लेयर्ड नहीं बन पाते हैं। और डबल लेयर्ड जब नहीं बन पाएंगे फ्रेंड्स तो वो क्लियर भी नहीं होंगे, वो डिफाइंड भी नहीं होंगे अच्छी तरीके से, वो अनडिफाइंड ही रह जाएंगे फ्रेंड्स। और उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड डेवलप कर पाता है और वो अच्छी तरीके से पूरा डेवलप्ड भी नहीं कर पाता है, पता भी नहीं चल पाता है कि न्यूक्लियस है कहाँ फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के समय में न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। इट डिटरमाइंस द वे ऑफ सेल्स विल डेवलप। वो डिटरमाइन करते हैं कि सेल किस तरह से डेवलप होगा, किस तरह से इसका डिवीज़न होगा, और ये किस सेल से बना हुआ है। और जब ये मैच्योर होगा सेल, जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा सेल, तो ये किसके जैसा दिखेगा। और इन सभी चीज़ों को डायरेक्टिंग करने का काम जो होता है फ्रेंड्स ये न्यूक्लियस करते हैं, और ये केमिकल एक्टिविटी के मदद से करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग जाने फ्रेंड्स कि न्यूक्लियस में किन तरह का फेनोमेनन हैपेंस होते हैं। अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि न्यूक्लियस में होते क्या क्या चीज़ हैं। तो न्यूक्लियस में होते हैं फ्रेंड्स, न्यूक्लियस कंटेन करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स को फ्रेंड्स। क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब क्रोमेटिन मटेरियल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो क्रोमेटिन मटेरियल्स जो होते हैं फ्रेंड्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं फ्रेंड्स। ये कैसे होते हैं फ्रेंड्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं फ्रेंड्स। जब सेल अनडिवाइडिंग कंडीशन में हो फ्रेंड्स, जब सेल अभी डिवाइड करने के लिए कैपेबल ना हो, तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाले रहते हैं तो उसके पहले ये अच्छी तरीके से अरेंज्ड हो जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कोई धागा आपस में मिल चुका हो फ्रेंड्स, ऐसे रहते हैं जब ये डिवीज़न के पहले। लेकिन जब डिवाइड होने वाले रहते हैं फ्रेंड्स तो ये एक अच्छे सही धागे की तरह अरेंज्ड हो जाते हैं, उलझे हुए नहीं रहते हैं। और इसके क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर फ्रेंड्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो रॉड जैसे दिखते हैं फ्रेंड्स, और ये बने हुए होते हैं प्रोटीन और डीएनए
ये क्रोमोसोम के ऊपर फ्रेंड्स डीएनए होते हैं। क्रोमोसोम के ब्लड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके ऊपर में छोटे छोटे डीएनए होते हैं फ्रेंड्स। और ये डीएनए का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डाईऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होते हैं फ्रेंड्स, और इन्हीं डीएनए के अंदर होते हैं फ्रेंड्स जीन जो कि हमारे इनहेरिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रेंड्स, कि आगे ये जो सेल है ये किस चीज़ का बना हुआ है, किन ऑर्गेनिज्म का है, इनसे किस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, उनका क्या कलर होंगे, क्या हेयर कलर होंगे, क्या आई कलर होंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है फ्रेंड्स इन्हीं जीन के अंदर होते हैं फ्रेंड्स। सपोज दैट हमारे पेरेंट्स को जो जीन होंगे फ्रेंड्स, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन हेरिडेटरी होंगे फ्रेंड्स, कि हमारा हाइट क्या हो सकता है, हमारा कलर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, हम कितने शार्प हो सकते हैं, ये सारा इनहेरिडेटरी जितना भी पूर्वजों से हम लोगों को मिलता है फ्रेंड्स, वो सारा डिटेल इन्हीं जीन के अंदर होता है फ्रेंड्स। जिससे बिरचोई साहब ने कहा था कि एवरी सेल इज़ मेड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में इन्हीं जीन के आधार पे ये कंफर्म होता है फ्रेंड्स कि हाँ ये किन का जीन है और ये क्या बनेंगे फ्रेंड्स। इनके आगे अगर हम लोग जाएं तो न्यूक्लियस के आधार पे हम लोग सेल को दो भागों में बांट सकते हैं फ्रेंड्स। पहले भी सेल का डिवीज़न कर चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने जो डिवीज़न किया था वो नंबर ऑफ़ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म के आधार पर किया था फ्रेंड्स, कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ़ सेल हैं उनके आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग बताए थे कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आधार है हम लोगों का बेस है वो है न्यूक्लियस डेवलपमेंट। न्यूक्लियस कितना डेवलप किया उसके आधार पे हम लोग सेल को दो पार्ट में बांट सकते हैं फ्रेंड्स। एक होते हैं फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस फ्रेंड्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब अभी वो न्यूक्लियस बन ही रहा था, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ था। कहने का मतलब है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें लैक रहेगा फ्रेंड्स। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा फ्रेंड्स। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं करेगा फ्रेंड्स। लेकिन यही यूकैरियोटिक का अगर हम लोग बात करें तो यूकैरियोटिक में डबल लेयर्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये वेल डिफाइंड होगा, इनका न्यूक्लियस अच्छी तरह से दिखेंगे कि हाँ इनका न्यूक्लियस इस पार्ट के बाद शुरू हो चुके हैं और इस पार्ट के बाद नहीं है। लेकिन इनका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का जब लेयर ही नहीं रहेगा फ्रेंड्स, कोई सीमा ही नहीं रहेगा कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ तक फैला हुआ है, तो हम लोग इन्हें क्लियरली नॉट वेल डिफाइंड कहेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं रहेंगे फ्रेंड्स तो न्यूक्लियस पता कैसे चलेगा कि है भी। लेकिन यूकैरियोटिक में डबल लेयर्ड जब है तो इनमें न्यूक्लियस बिल्कुल पता चलेंगे फ्रेंड्स। न्यूक्लियोइड्स के बारे में अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो न्यूक्लियोइड्स इसमें होंगे। न्यूक्लियोइड्स होते क्या हैं फ्रेंड्स, तो न्यूक्लियोइड्स होते हैं अनडिफाइंड न्यूक्लिक रीजन। अनडिफाइंड न्यूक्लिक रीजन अगर अनडिफाइंड है फ्रेंड्स तो उन्हें हम लोग न्यूक्लियोइड्स कहते हैं फ्रेंड्स। तो वो तो यहाँ पे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लिक मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड्स ही होंगे। इनका अनडिफाइंड न्यूक्लिक रीजन रहेगा, इनका न्यूक्लिक रीजन कुछ क्लियर पता नहीं रहेगा। लेकिन जब यूकैरियोटिक में अगर डबल लेयर्ड है फ्रेंड्स तो यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका तो न्यूक्लियस क्लियरली वेल डिफाइंड है, तो इनका न्यूक्लिक रीजन का कोई बात है ही नहीं। इनका न्यूक्लिक रीजन क्लियर डिफाइंड रहेगा, ना कि अनडिफाइंड रहेगा। अगर साइज की बात की जाए फ्रेंड्स तो प्रोकैरियोटिक 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं, जबकि वहीं यूकैरियोटिक जो है फ्रेंड्स वो 5 to 100 माइक्रोमीटर्स होते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि साइज़ में प्रोकैरियोटिक छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक साइज़ में बड़े होते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड होते हैं फ्रेंड्स, जबकि प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। क्रोमोसोम की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही थे ना, ये तो अभी डेवलप पूरा किए भी नहीं थे। बट यूकैरियोटिक जो है फ्रेंड्स इनमें मोर देन 1 सिंगल
क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें सिंगल क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल की प्रेजेंस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो प्रोकैरियोटिक में बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में क्लोरोफिल होते हैं फ्रेंड्स। बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में मेम्ब्रस वेसिकल होते हैं, मेम्ब्रेनियस वेसिकल होते हैं, इनके अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फ्रेंड्स। जबकि यूकैरियोटिक में प्लास्टिड्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में अभी थोड़ी देर बाद फिर से पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल होते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्रेंड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है फ्रेंड्स, इन लोगों का जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ये लोग फुल्ली मैच्योर्ड नहीं होते हैं, ये सभी के जो न्यूक्लियोइड्स हैं वो प्रेजेंस होते हैं। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स में आएंगे अमीबा, प्लांट, एनिमल, दैट्स मीन फुल्ली मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं फ्रेंड्स। और यही यूकैरियोटिक आगे चल करके फिर से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में एक बढ़िया सा डिफरेंस भी देख लिया है फ्रेंड्स। अब यूकैरियोटिक का दो पार्ट होता है फ्रेंड्स, जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स। एनिमल सेल फ्रेंड्स, यहाँ पे यूकैरियोटिक जो है फ्रेंड्स, ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दो सेल में डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स। प्लांट में जो सेल पाए जाते हैं उन्हें प्लांट सेल कहते हैं फ्रेंड्स, और एनिमल में जो सेल पाए जाते हैं वो एनिमल सेल होते हैं फ्रेंड्स। आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं फ्रेंड्स, ये फुल्ली वेल डिफाइंड होते हैं, इनके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होते हैं और ये अच्छे तरह से अपने काम को करने में सक्षम भी होते हैं फ्रेंड्स। और जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले अगर इनकी तुलना की बात की जाए फ्रेंड्स, तो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, एनिमल सेल में वो नहीं होते हैं। और प्लांट सेल में इनको होने के कारण ये सेल को ब्रस्ट होने से भी बचाते हैं फ्रेंड्स, प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू। प्लाज्मोलाइसिस से भी ये श्रिंक होने से भी बचाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, प्लास्टिड्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल का फंक्शनल यूनिट होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाए जाएंगे फ्रेंड्स? जहाँ फोटोसिंथेसिस होंगे। फोटोसिंथेसिस कहाँ होंगे फ्रेंड्स? तो प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होंगे। एनिमल कोई फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है, तो इनमें क्लोरोफिल होगा ही नहीं, और क्लोरोफिल नहीं होगा दैट्स मीन प्लास्टिड भी नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर वैक्यूल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो वैक्यूल फूड स्टोर करने के काम में आते हैं, जो कि प्लांट सेल में बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं फ्रेंड्स। इसमें सेल का जो 60 to 70% होते हैं फ्रेंड्स, प्लांट सेल के 60 to 70% जो होते हैं फ्रेंड्स, उसमें वैक्यूल्स सेंड होते हैं फ्रेंड्स। और बड़ा वैक्यूल्स होते हैं, छोटा मोटा वैक्यूल्स इसमें नहीं होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में जो होते हैं फ्रेंड्स, ये वैक्यूल छोटे से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, और ये कहीं किनारे में होते हैं फ्रेंड्स। और चूंकि जब वैक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं फ्रेंड्स, तो ये न्यूक्लियस को भी क्या करते हैं सर फ्रेंड्स, साइड में कर देते हैं। दैट्स मीन ये सेल है फ्रेंड्स, अब ये बीच में इतना बड़े जगह ले लिए वैक्यूल्स, तो इसका न्यूक्लियस ये कहीं साइड में पड़ा हुआ रहेगा फ्रेंड्स, ये कभी भी बीच में नहीं होता है। और इसी जो किनारे में जो पड़ा हुआ रहता है फ्रेंड्स, इसे ही पेरिफेरल कहा गया है। जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल उतना बड़ा नहीं होता है, वो उतना ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाइड नहीं करता है, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल भी सेंटर में होता है फ्रेंड्स। इसके आगे अगर हम लोग बढ़े फ्रेंड्स, तो एक बार फ्रेंड्स अब हम लोग देख सकते हैं कि सेल का हम लोग काफ़ी ज़्यादा पार्ट हम लोग स्टडी कर चुके हैं फ्रेंड्स, डिस्कवरी देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं फ्रेंड्स, पार्ट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ों को देख चुके हैं फ्रेंड्स, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन को देख चुके हैं, सेल वॉल को देख चुके हैं, न्यूक्लियस को जान चुके हैं। अब बारी है हम लोग जानने का फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म को, कि साइटोप्लाज्म होते हैं क्या फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पहले भी बता रखा है फ्रेंड्स, साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स लिक्विड, फ्लूइड एंड लिक्विड। Friends, liquid of the cell is known as cytoplasm, and that liquid can be inside the cell membrane or
न्यूक्लियस के अंदर वाले फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं फ्रेंड्स। और इसी के अंतर्गत हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म क्या होते हैं। फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म मीन्स साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड फ्रेंड्स। साइटोप्लाज्म का अगर हम लोग डिफिनेशन की तरफ देखें फ्रेंड्स कि होता क्या है, तो ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोल्यूबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। मीन्स साइटोप्लाज्म क्या है फ्रेंड्स, एक मिक्सचर है जिसमें पानी, सोल्यूबल ऑर्गेनिक एंड इनसोल्यूबल कंपाउंड्स का सम्मिश्रण होता है फ्रेंड्स। ये एक मिक्सचर होता है और उसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसे हम लोग अगर दूसरी भाषा में कहना चाहें फ्रेंड्स तो इट इज़ फ्लूइड कॉन्टेनिंग सेल ऑर्गेनल्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं फ्रेंड्स। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइंड रूप से हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फ्लो चार्ट में भी देख चुके हैं फ्रेंड्स। इसके आगे हम लोग फ्रेंड्स कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जान लें कि सेल ऑर्गेनल्स आखिर में होते क्या हैं और ये वर्क कैसे करते हैं फ्रेंड्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि सेल ऑर्गेनल्स फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल होते हैं, तो ये फंक्शन करने का काम करते हैं। तो ये फंक्शन करते किस तरह से हैं। सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। सेल ऑर्गन जो होते हैं ये सेल के लिए एक सभी लोगों का काम अलग अलग बटा हुआ होता है। जैसे में अगर हम लोग एक छोटा सा फैक्ट्री के बारे में अगर सोचें तो एक फैक्ट्री में क्या क्या होता है, तो एक मैन्युफैक्चरर होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ट्रक्स लॉरियाँ होती हैं, पावर सप्लाई करने के लिए ट्रांसफार्मर स्टोर रूम होता है, उसके बाद फिर कुछ जगह होते हैं जहां सामान मैन्युफैक्चर करके रखे जाते हैं फ्रेंड्स। और एक ऐसे भी रूम होते हैं जहां सभी का सभी कचरा रखा जाता है जिसे हम लोग डस्टबिन कहते हैं। एक फैक्ट्री का छोटा सा साइट के मदद से हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक सेल भी काम करते हैं फ्रेंड्स, इनका भी सभी का काम अलग अलग बटा हुआ होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं कि ये मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। इसके फंक्शन के बारे में अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बेशक आप भी कहेंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर कोई चीज़ हो रहा है तो यहाँ से सभी जगह पहुँचाने का काम जो होगा वो गोल्गी एपरेटस गोल्गी कम्प्लेक्स करेंगे। ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। इसके अलावा फिर इन लोगों को ये सभी काम करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर का सप्लाई करते हैं कि आप लोग पावर लीजिए मेरे से, आप लोग काम कीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जितना भी सेल के बाहर से अगर कोई अनवांटेड फॉरेन वेस्ट आ जाता है, या तो फिर यही सेल के अंदर काम करते करते काफ़ी सारे अगर वेस्ट हो जाते हैं, कोई कचरा जमा हो जाते हैं, तो उसे लाइजोसोम में डस्टबिन के रूप में मानते हुए उसमें स्टोर कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। और उसके बाद इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो सामान बनते हैं उसे स्टोर करने का काम वैक्यूल में किया जाता है, जिसे हम लोग वेयर हाउस के रूप में कह देते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे चीज़ें इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये सबसे ऊपरी वाला जो परत है इसे सेल मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया भी कि प्लाज्म मीन्स लिक्विड एंड साइटो मीन्स सेल, लिक्विड ऑफ सेल। सेल का लिक्विड जो है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ देखिए ये आपको न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, ये न्यूक्लियस हो गया फ्रेंड्स। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में जो दाना दाना आकार का जो है ये आपको राइबोसोम है फ्रेंड्स। इस डायग्राम की मदद से आई एम श्योर फ्रेंड्स कि आप लोग समझने में कैपेबल होंगे कि सेल किस तरह से काम करते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखने के लिए फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक के पास उतना स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए फ्रेंड्स हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स।
इसके अलावा अगर इसके बारे में और भी कुछ जाने फ्रेंड्स, तो एन ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेंड्स, उन्हें काफ़ी सारे काम करने के लिए, उनके पास काफ़ी सारी काम करने के लिए केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए करना पड़ता है, काफ़ी सारा काम भी करना पड़ता है उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड्स, तो हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं फ्रेंड्स, डाइजेशन करते हैं फ्रेंड्स, फिर हम लोग बर्थ करते हैं, डेथ करते हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए केमिकल एक्टिविटीज़ करने के बाद हम लोगों को काफ़ी फंक्शंस को स्ट्रक्चर को एंड फंक्शंस को कॉम्प्लिकेटेड जो भी हैं, ये सभी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शंस को सपोर्ट करने का काम करते हैं फ्रेंड्स, ये सेल ऑर्गन्स। एन ऑर्गेनिज्म नीड्स अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट। ये ऑर्गेनिज्म जो है ये काफ़ी सारे केमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं इन्हें सपोर्ट करने के लिए कि इतना जटिल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को फंक्शन करवाया जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारे क्राइटेरिया अगर नहीं करेंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएंगे फ्रेंड्स। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स बिल्कुल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स एंड इट्स फंक्शनल फंक्शंस। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में और इनकी कुछ स्पेसिफिक नामें होती हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होते हैं? ये एक नेटवर्क होते हैं ट्यूब एंड सीट्स के। ये ट्यूब्स एंड सीट्स के नेटवर्क होते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले डायग्राम में देख चुके हैं कि यहाँ पे देखिए ये ट्यूब और सीट्स के एक स्ट्रक्चर होते हैं और ये सब आपस में देखिए जुड़े हुए होते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनका जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन। राइबोसोम आर प्रेजेंट विच प्रोड्यूसेस प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन पूरे सेल को सप्लाई करते हैं जहाँ भी प्रोटीन का ज़रूरत होता हो। उसके बाद एक आता है, ये एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। लिपिड्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस की बात की जाए तो ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मीन्स जितने भी ऑर्गन हम लोग के शरीर में बनते हैं या तो फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर भी काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इन सभी का जो जितना भी मेम्ब्रेन बनाने का काम होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो ये सारे चीज़ों का जो मेम्ब्रेन बनाए जाते हैं ये सारे के सारे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन का काम ये कौन करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन्स और एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये हार्मोन्स और एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जिसे हम लोग यहाँ आगे में यहाँ लाइसोसोम में भी देखेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनवर्टिब्रेट्स डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन लीवर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई शराबी आदमी अल्कोहल का सेवन करते हैं, ठीक है, तो वो अल्कोहल का सेवन करते करते उनका कहा जाता है कि लीवर फेल हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीवर जो है वो पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं और जब उनका क्षमता से ज़्यादा जहर आ जाता है, जब उनके पास इतना क्षमता ना हो पाता है कि वो डिटॉक्सिफाई करें, तो वो फेल हो जाते हैं और लीवर फेल होने से कई बार ड्रंकर का मृत्यु भी हो जाता है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ही हो पाता है कि वो पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, जहर को काटने का काम करते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस इज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in stacks. A group of stacks is called cistern. गोल्गी एपरेटस जो होते हैं ये वेस्कुलर होते हैं, वेसियल होते हैं
और ये पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल भी समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। और ये काफ़ी सारे स्टैक्स से मिल करके बने होते हैं, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे स्टैक्स यहाँ पे लंबे 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 हैं, और ये सारे स्टैक्स को मिला करके इकट्ठे हम लोग सिस्टर्न कहते हैं, जबकि एक को स्टैक्स कहते हैं। और इसी स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग गोल्गी एपरेटस कहते हैं। गोल्गी एपरेटस का अगर फंक्शन की बात की जाए तो ये, जैसा कि हमने पहले बता रखा कि इन्हें ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। अब ट्रांसपोर्टर का काम होता है कि बढ़िया से पैकेजिंग करना, बढ़िया से डिस्पैचिंग करना, तो वही काम आपका इनका गोल्गी एपरेटस का भी होगा। इनका जो फंक्शन होता है ये पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का होता है। और ये लाइसोसोम भी फॉर्मेशन करते हैं, लाइसोसोम को फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं लाइसोसोम। और इसके अलावा इनका जो एक काम और भी है, यह है कन्वर्ट सिंपल शुगर टू कम्प्लेक्स शुगर। सिंपल शुगर अगर आते हैं इनके पास तो ये उन्हें कम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का काम ये एक करते हैं, लेकिन मेनली इनका काम जो होता है ये पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं भाई? तो लाइसोसोम को जहर की पोटली भी कहा जाता है, जहर की थैली भी कहा जाता है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है? ये काफ़ी बार ये ऐसा क्वेश्चन काफ़ी अलग अलग एग्ज़ामों में आते हैं। इन्हें इंग्लिश में सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। चलिए ये हम लोग जानेंगे। पहले ये होता क्या है ये जान ले। सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम कहाँ से बन करके आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन करके आएगा। देखिए प्रोड्यूस एंजाइम्स, एंजाइम जो ये बनाते हैं, ये एंजाइम लाइसोसोम के अंदर आ जाता है। अब लाइसोसोम इस डाइजेस्टिव एंजाइम को यूज़ करके, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये इसमें डस्टबिन होता है, ये समझिए तो डस्टबिन टाइप का होता है। जितना भी कचरा हो लाइसोसोम में रख दें और उसे ये डाइजेस्ट कर जाने का काम करते हैं। इसके अलावा डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल टू, सेल के बाहर से अगर कुछ अनवांटेड मटेरियल आते हैं तो उसे भी लाइसोसोम डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और सभी जितने भी होते हैं वेस्ट मटेरियल उसे स्टोर करने का भी काम करते हैं। अब बात रही कि इन्हें सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? तो सुसाइडल बैग इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे वेस्ट मटेरियल को तो रखते ही रखते हैं। इसके अलावा जब इन्हें लगता है कि ये सेल जो है पूरा अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो ये खुद फट जाता है और ये थैली में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ये फट जाता है और ये पूरे सेल में फैल जाते हैं। नतीजन पूरे सेल को डेड कर देते हैं। मीन्स ये सेल अब काम करने लायक नहीं है, तो सेल को पूरे को मार देते हैं। और खुद जो अपना जहर को खा करके मरता हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइड करना। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब पावर हाउस हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में किन्हें कहते हैं फ्रेंड्स? तो पावर हाउस हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं जहाँ से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, जहाँ से पावर मिलता हो। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड को भी पावर हाउस हम लोग कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं आउटर मेम्ब्रेन, पोरस आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ देखिए ये जो डायग्राम आपका दिया हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। इसमें देखेंगे तो ये बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है ये पोरस होते हैं, ये छिद्रनुमा होते हैं। इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है एंड कर्व्ड इनर सरफेस, और अंदर का सरफेस देखिए आप, ये बिल्कुल मुड़ादार होते हैं, मुड़ा मुड़े हुआ रहते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो मुड़े हुए जो पाइप्स हैं इनके अंदर में काफ़ी सारे मैट्रिक्स होते हैं जिनसे एनर्जी बन करके बाहर निकलते हैं, और इस छिद्र के बाद फिर और भी बाहर साइटोप्लाज्म में निकलते हैं। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होते हैं? एटीपी के फॉर्म में होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को बनाते हैं और उसे पूरे सेल को देते हैं जिन्हें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। एटीपी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। उससे भी बड़ी बात, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सेल का कौन कौन सा ऑर्गेनल्स जो होते हैं इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम होते हैं, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। अगर पूछा जाए कि राइबोसोम किन के पास होता है तो ईआर के पास होते हैं, प्लास्टिड के पास होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं। इनके अलावा डीएनए अगर पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास में डीएनए होते हैं। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें तो वैक्यूल्स का, तो वैक्यूल्स के बारे में हम लोग बताए थे कि ये वेयर हाउस होता है, यहाँ स्टोर करने का काम किया जाता है। इट इज़ अ लार्जर इन प्लांट सेल एंड फुल ऑफ सेल सैप। ये जो होते हैं ये प्लांट में बड़े होते हैं वैक्यूल्स, और इसमें क्या होते हैं, फुल सैप होते हैं, सेल सैप होते हैं, मतलब सेल ये जो होते हैं पूरे भरे पड़े होते हैं लिक्विड से, विच शेप्ड इट टर्जिलिटी। अब बताइए आप किसी भी बैलून में अगर पूरी तरह से पानी भर दिया जाए तो क्या वो बैलून बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो कभी भी ढीला नहीं पड़ेगा, वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा। वही काम होता है वैक्यूल्स में। ये टर्जिडिटी देने के लिए इसे जितना भी वैक्यूल्स होते हैं इसमें बिल्कुल भी सेल सैप, सेल का लिक्विड जो होता है वो भरा होता है कि ताकि वो टर्जिड रहे, बिल्कुल टाइट रहे, वो हिले डोले नहीं, वो लूज ना हो जाए। इनका अगर फंक्शन की बात किया जाए तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये वेयर हाउस का काम करते हैं, तो ये स्टोर करने का काम करेंगे। अब स्टोर क्या क्या करेंगे, अमीनो एसिड, शुगर एंड प्रोटीन, ये तीनों चीज़ों को ये स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिड्स के बारे में जो कि हम पहले भी बताएं कि ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, तो वो अभी ही पढ़ना था। प्लास्टिड के अंदर में देखिए दो टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस पिगमेंट होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनके कोई भी कलर नहीं होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोग तो सभी लोग जानते ही होंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर लिखें फ्रेंड्स कि ये कौन से कलर के होते हैं। आई होप सो आप सभी लोग कन्फर्म जानते ही होंगे। प्लास्टिड्स का अगर फंक्शन की बात किया जाए तो ये फंक्शन क्या करते हैं, तो एक तो फोटोसिंथेसिस करते ही हैं और उसके साथ साथ स्टार्च और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को भी स्टोर करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने पूरी तरह से सेल को अच्छी तरीके से पढ़ा। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, हम जहां तक संभव हो पाएगा हम ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे और इसी तरह का शॉर्ट नोट्स के साथ बिल्कुल अट्रैक्टिव वीडियो लाने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स ये हम तब कर पाएंगे जब आप लोग हमारे चैनल्स को ब्रॉड करवाएंगे, जब आप लोग हमारे चैनल्स को पॉपुलर करवाएंगे, और वो हो सकता है बिल्कुल जब आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तभी फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड we will meet in next video soon. Thank you friends.